नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं चैप्टर 5 क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, चैप्टर 5 का नाम है इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी भारत की विरासत। इंडियाज़ हेरिटेज मतलब भारत की विरासत साइंस और टेक्नोलॉजी में, यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की विरासत क्या है, ये हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर हेरिटेज मतलब विरासत, तो विरासत से आप क्या समझते हैं बच्चों। जैसे आपने सुना होगा कि हमें ये चीज़ विरासत में मिली है, हमें दादा परदादा से विरासत में मिली है, ज़मीन जायदाद विरासत में मिली है, ऐसा आपने कई लोगों से कहते हुए सुना होगा, राइट। तो आपने क्रिस 4 अगर मूवी, यानी क्रिस मूवी अगर आपने देखा हो, तो क्रिस को जो शक्तियाँ मिली होती है, आपने सुना होगा उसमें कि क्रिस को ये अपने पापा से विरासत में शक्तियाँ मिली हैं। तो आई होप बच्चों की विरासत मतलब मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि विरासत मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमें साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमें भारत से क्या मतलब एंशियंट इंडिया से हमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विरासत मिली है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हम बच्चों एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि चैप्टर 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत किस क्षेत्र में, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके अलावा आप लोगों ने ताजमहल, कुतुब मीनार, मोहनजोदड़ो की नगर रचना, सांची का स्तूप, ये सब बच्चों जो है ये सांस्कृतिक विरासत हो गई, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के रिलेटेड। इसके अलावा आपने चैप्टर 4 में जो पढ़ा होगा वहाँ लिटरेरी हेरिटेज यानी साहित्यिक विरासत, यानी लिखित स्वरूप में हमें एंशियंट भारत से कौन सी विरासत मिली है। तो लिखित स्वरूप में आप जानते ही हैं कि हमारा वेद हो गया, उपनिषद हो गए, महाभारत हो गया, रामायण की कथाएं हो गई, ये सब हमारे लिखित स्वरूप में हमें प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया से हमें प्राप्त हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों हमें एंशियंट इंडिया से यानी कि प्राचीन भारत से हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सी विरासत प्राप्त हुई है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉड कंट्रीज वर्ल्ड क्लोजर। जो डिस्कवरी है, खोज है, इन्वेंशंस है, इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो खोज हुई है, इसकी वजह से वर्ल्ड को, जो वर्ल्ड में अलग अलग देश हैं, उनको नज़दीक लाने का काम किया है। कोऑपरेशन अमंग ऑल द नेशंस इंक्रीज्ड, हैंस न्यू एटीट्यूड हैज़ डेवलप्ड। इन कंट्रीज, जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उनके बीच में इसके वजह से क्या हुआ है, कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ है, जिससे नया जो एटीट्यूड है, नया अभिनव जो है वो उत्पन्न हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। कंट्रीज हैव बिकम ओरिएंटेड टुवर्ड्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस। कंट्रीज क्या हुए हैं, किस तरफ ओरिएंटेड हुए हैं, पीसफुल, शांति की तरफ, यानी विश्व जो है वो विश्व शांति की तरफ ओरिएंटेड हुआ है, अग्रसर हुआ है। नाउ साइंस मीन्स, अब देखिए आप क्या लिखा है, आपके लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। साइंस मीन्स व्हाट, तो साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस मीन्स क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी जो सिस्टमेटिक नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यानी कि प्रैक्टिकली उसका उपयोग किया जाता हो, उसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, बराबर।
प्रैक्टिकल मतलब अभी आप तो साइंस भी पढ़ रहे हैं तो आई होप कि समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी प्रैक्टिकल फॉर्म में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज ही क्या है, मतलब कोई चीज़ सिस्टमेटिक जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करना ही साइंस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों एक अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब है हेडिंग हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यही हमारा मेन टॉपिक है बच्चों, हेरिटेज एंड विरासत एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत का विरासत किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे भारत की विरासत क्या क्या है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। जो हमारे ऋषि मुनि थे, महान ग्रेट सेजेस, सेजेस मतलब यहाँ पर मुनि, ऋषि मुनि जो हैं वो, तो द ग्रेट यानी ग्रेट महान ऋषि मुनि जो उन्होंने, और हमारे प्राचीन भारत के जो महान ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत साइंस के क्षेत्र में हमारे वर्ल्ड को दिया है। दे हैव made outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, science of medicines, surgery, mathematics, astronomy, astrology, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था इस फील्ड में। कौन कौन से फील्ड में, तो हमने देखा मेट्रोलॉजी यानी धातु विज्ञान में, धातु विद्या के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर यानी रसायन विद्या में, साइंस ऑफ मेडिसिन्स यानी मेडिसिन्स के क्षेत्र में, सर्जरी वो तो जानते ही आप लोग उसके क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन, तारों का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। इन सब क्षेत्र में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड ऑफ अस, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इन सब क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है और धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने कितना बड़ा बड़ा योगदान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया है। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, but also it has made immense contribution of science and technology। हमारा जो इंडिया है उसने केवल लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन और फिलोसॉफी में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लिटरेचर मतलब लिखित में, यानी कोई चीज़ लिखना हो जैसे, तो हमारे पास बहुत सारे वेद हैं इतने बढ़िया बढ़िया, बराबर। आर्ट कोई कला है, कोई रिलीजियन थिंग्स है, एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ या फिलोसॉफी के क्षेत्र में हुआ, बहुत ही योगदान दिया है इसमें। केवल इसमें ही नहीं, इसके अलावा भी दिया है, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया है। तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। मॉडर्न एज, इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा। मॉडर्न एज यानी आधुनिक भारत में, आधुनिक काल में, रिसर्चेस हैव प्रूव्ड दैट इंडिया हैज साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग विथ रिलीजियस आउटलुक। तो मॉडर्न एज मतलब मॉडर्न यानी आधुनिक भारत में रिसर्च से ये प्रूव हो गया है कि इंडिया है साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग विथ रिलीजियस आउटलुक, यानी आउटलुक रिलीजियस आउटलुक यानी कि धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक
यानी साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु भी रखता है। ये हमें मॉडर्न एज यानी आधुनिक भारत के रिसर्च से पता चलता है। बराबर। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या है? मेटलर्जी मतलब धातु विद्या, यानी धातु के क्षेत्र में हमारा भारत जो है वो धातु के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे था। तो देखते हैं कैसे। सिंस एंशिएंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि प्राचीन काल से ही द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन द प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि जो प्राचीन काल से यानी जो पुराने समय के जो लोग थे वह पुराने समय में ही प्रैक्टिकल लाइफ में मेटलर्जी यानी धातु का यूज करते थे। आगे देखते हैं। एंशिएंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। एंशिएंट इंडिया जो है वो प्राचीन भारत जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस किया मेटलर्जी के फील्ड में। अ मेटालिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर, यानी कि धातु की नर्तकी, फीमेल डांसर धातु की नर्तकी मूर्ति के फॉर्म में डिस्कवर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एन एग्जाम्पल ऑफ अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत में हमारा भारत कितना आगे था कि उन्होंने धातु की एक फीमेल वाली नर्तकी बनाई थी इतनी आकर्षक, जिसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ। और यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे एंशिएंट इंडिया का कि वो धातु के ज्ञान में कितना आगे थे। जैसे कि और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लेटर स्टैच्यू ऑफ बुद्ध belonging to the Kushan period have been found at इसे थोड़ा मिटा देते हैं, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। फाउंड एट तक्षशिला। तो तक्षशिला में कुषाण पीरियड के दौरान, यानी कि जो कुषाण राजा थे उनके दौरान ये जो हमें प्राप्त हुआ है क्या, बुद्ध की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ बुद्ध की जो मूर्ति हमें तक्षशिला में से उस समय जब कुषाण राजाओं का शासन था तब हमें बुद्ध की ये स्टैच्यू मिली थी। ये भी एक धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा यानी मेटलर्जी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल्स वर मेड। चोला पीरियड जब साउथ इंडिया के अंदर उस समय चोला राजाओं का शासन था तो उस समय मेटल के मूर्ति बहुत सारे बनते थे। तो वहाँ से भी कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो हमें बताते हैं कि मेटलर्जी के क्षेत्र में हमारा भारत कितना आगे था। द स्टैच्यू ऑफ नटराज a masterpiece in sculpture is famous all over the world। जो नटराज यानी भगवान भोले बाबा की जो नटराज फॉर्म में जो मूर्ति है जो हमें प्राप्त हुई है, यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेटलर्जी का हमारे भारत का, कि हमारा भारत मेटलर्जी के क्षेत्र में कितना आगे था उस समय एंशिएंट इंडिया में। इट इज़ द प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम एट चेन्नई, और यह चेन्नई के अंदर सुरक्षित रखा गया है। अनदर वेल नोन मेटल आइडल राम द आर्च, यानी राम की धनुधारी राम की भी जो मूर्ति है वो भी प्राप्त की गई है और उसे म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा आर्टिस्टिक स्टैच्यू ऑफ गॉड गॉडेस, भगवान देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बर्ड्स और एनिमल की, एंड बीटेल नट
कटर्स यानी सरौता, वो जो सुपारी काटने वाली सरौता आता है वो, आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक आर्ट, यानी धातु कला का यह बेस्ट एग्जाम्पल कहा जा सकता है। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस, यानी इन सब का हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। अब तक केवल इंट्रोडक्शन चालू था, अब से मेन टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चालू हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑल केमिकल लॉरे, ऑल केमिकल लॉर मतलब रसायन विद्या, यानी हमें इस टॉपिक से ये पता चलता है कि हमारा भारत रसायन विद्या में भी काफ़ी महारत हासिल कर चुका था। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, केमिस्ट्री क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी कि प्रयोगात्मक, यानी कि प्रयोग करने वाला, यानी प्रैक्टिकल, यानी यह केमिस्ट्री जो होता है वो प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। This science is very useful for various minerals, plants, seeds of agriculture, making of various metals, or to bring changes in them. यानी this science is very useful for various minerals, यानी यह जो साइंस यानी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री यह मिनरल्स यानी खनिजों, प्लांट यानी पौधों, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए बीज, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स यानी कोई भी मेटल अलग अलग प्रकार के बनाने में या फिर उसमें कोई चेंज लाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, यूज़फुल है। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, मेडिसिन्स बनाने में भी केमिस्ट्री का काफ़ी यूज़ होता है। आचार्य नागार्जुन, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as आचार्य in the field of chemistry। जो आचार्य नागार्जुन थे वो बुद्ध मतलब कि बुद्ध में मानने वाले थे, यानी जैसे वो बुद्धिस्ट में विश्वास करते थे, और वह नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री में महारत यानी महानतम गुरु यानी महानतम विशेष व्यक्ति माने जाते थे, यानी केमिस्ट्री के महान ज्ञाता माने जाते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। ही हैड रिटन बुक लाइक रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी, उन्होंने बुक लिखी थी रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आई थिंक ये एकदम याद ही कर लीजिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विद द हर्बल मेडिसिन्स, यानी वनस्पति औषधियों के साथ साथ रासायनिक औषधियों का उपयोग भी आचार्य नागार्जुन ने शुरुआत की थी और इसके बारे में बताया था। और उन्होंने ही सलाह दी थी कि वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि यानी एलोपैथी का उपयोग किया जा सकता है। इट इज बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ मरकरी एज ए मेडिसिन वाज इनिशिएटेड बाय हिम, यानी जो मरकरी है उसका भस्म, पारा जो है उसका भस्म का सबसे पहले यूज का शुरुआत इन्होंने ही किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय था यूनिवर्सिटी था उसका खुद का एक अलग विभाग पूरा का पूरा केमिस्ट्री का
था और फर्नेस भी था। केमिस्ट्री और फर्नेस दोनों था और रिसर्च के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि हमारा गुजरात बोर्ड है वो यूनिवर्सिटी है और गैलेक्सी हमारा क्या है, एक स्कूल है, और जिसके अंदर केवल केमिस्ट्री का सारा चीज़ होता है। केमिस्ट्री के रिसर्च के लिए अलग व्यवस्था है, फर्नेस यानी भट्ठी के लिए अलग व्यवस्था है, बराबर। यानी प्रॉपर वे में वहाँ पर केमिस्ट्री का एक अलग से लैब प्रॉपर वे में बनाया गया था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रस, उपरस, 10 types of poisons as well as various types of salt and ash of animals is seen in the chemistry। यानी वहाँ पर रस, उपरस, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स और सॉल्ट्स यानी क्षार, वेरियस टाइप्स ऑफ क्षार और भस्म यानी कि राख समझ सकते हैं, एस ऑफ मिनरल्स खनिजों का राख यानी भस्म, इन सब का अध्ययन वहाँ पर केमिस्ट्री में देखा गया है, अध्ययन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। The copper statues of Buddha reflects an expert knowledge and skill in the field of chemistry। कॉपर का जो स्टेच्यू था बुद्ध भगवान का, वह यहाँ एक एक्सपर्ट नॉलेज बताने की कोशिश करता है कि हमारे भारत में उस समय धातु विद्या में लोग यानी मेटालॉजी में कितने महारत हासिल थे, एक स्किल कैसी स्किल थी उस समय, यह बताने की कोशिश होती है कि उस समय के लोग कॉपर का भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाए थे। आप समझ सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्ध डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 फीट हाई एंड वेट 1 टन। यानी कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज में एक स्टेच्यू कॉपर की बुद्ध भगवान की प्राप्त की गई जो 7.5 फुट की थी और साथ ही साथ 1 टन उसका वजन भी था। नाउ द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 फीट हाई। यानी नालंदा में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई गई है वह 18 फीट ऊंची है। एन एक्जिक्विट एग्जाम्पल ऑफ विजय स्तंभ, द 24 फीट हाई आयरन पिलर। यहाँ 24 फीट हाई आयरन पिलर जो है वो 24 फीट का आयरन पिलर जो है वो विजय स्तंभ है। यहाँ एक अद्भुत आश्चर्यचकित रचना जो है वो पाई गई जिसका वेट 7 टन और बिल्ड बाय यानी बनाया गया किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी यानी नेचर के प्रकोप के बावजूद कितने सेंचुरीज हो गए उसके बावजूद पिलर हैज नॉट एट कोरोडेड। पिलर क्या है, अभी तक कोरोड हुआ नहीं है यानी जंग लगा नहीं है। इसी से आप बच्चों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत के जो लोग थे, एंशिएंट इंडिया के जो लोग थे, वह मेटलर्जी यानी केमिस्ट्री इन सब के क्षेत्र में, मेटलर्जी केमिस्ट्री और भी आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे और भी हमें पता चलता जाएगा कि इन सब क्षेत्रों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में हमारा भारत कितना आगे था और हमें ये सब विरासत जो है हमें मिली है। तो ये सब विरासत ही है बच्चों कि जो हमें आयरन पिलर मिला है, जो बुद्ध भगवान की मूर्ति मिली है, जो आचार्य नागार्जुन हैं उनके द्वारा हमें अलग अलग केमिकल
टेक्नोलॉजीज़ कह सकते हैं, केमिकल तरीके जो हैं मतलब पता चले हैं कि वो उस समय क्या क्या होता था। हमने ये सब देखा। इसके अलावा और भी आगे बहुत कुछ है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा बच्चों। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्केमिकल लॉ ऑफ इंडिया। यह जो है वो रसायन विद्या का बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन पिलर कि देखो बच्चों कि ऐसा आयरन पिलर बनाया गया कि कोरोड नहीं हो रहा है, यानी जंग नहीं लग रहा है। इतना अच्छा केमिकल कंपोजिशन से, केमिकल का यूज करके, केमिस्ट्री का यूज करके इतना बढ़िया बनाया गया कि उस पर जंग नहीं लग रहा है। सोचिए उस समय कितनी बढ़िया केमिकल केमिस्ट्री, मेटलॉजी, इन सब के क्षेत्र में हमारा भारत कितना आगे रहा होगा। तो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। चलिए जैसा कि आप बच्चों यहाँ पर आयरन पिलर फिगर में देख सकते हैं, आयरन पिलर दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ 24 फुट जो है वो लंबा है। यहाँ से वेट जो है इसका 7 टन है जैसा कि हमने पढ़ा। और इसका दूसरा नाम जो है वह विजय स्तंभ है। इसका दूसरा नाम क्या है? विजय स्तंभ है, यानी आयरन पिलर। और इसे जो है बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। आयरन पिलर यानी विजय स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ कोरोड नहीं होता है, तो इसी से हम बच्चों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग नहीं लगता है। तो कितना बढ़िया केमिस्ट्री का नॉलेज उस समय एंशिएंट इंडिया के लोगों के पास रहा होगा। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो कितना ज्ञानी रहा होगा उस समय में। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आप यहाँ पे ये परख नलियाँ, ट्यूब्स, जो प्रयोगशाला है आप देख सकते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे प्रयोगशाला आज के समय में है तो आज से कितने साल, कई साल पहले इस समय ये प्रयोगशालाएँ थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एंशिएंट इंडिया जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे रहा होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद बच्चों।